आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तो आज के हेलो डॉक्टर की शुरुआत में एक केस स्टडी से कर रही हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि आज जिस हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक्चुअली में क्या है। तो बिहार की रहने वाली आयुषी है, उन्होंने हमें ये बताया कि हम इस पर पॉडकास्ट करें। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें पिछले कई महीनों से बेवजह थकान रहती थी। वो कोई काम करे या ना करे हमेशा थका हुआ महसूस करती थी। उनके लिए जो रोज़मर्रा के काम है उसे करना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि सुबह सोकर उठने पर भी उन्हें आराम नहीं मिलता। शरीर में कहीं न कहीं दर्द होता ही रहता। कई महीनों से लगातार ऐसा रहने के बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। शुरुआत में तो कोई खास वजह समझ नहीं आई। डॉक्टर ने उन्हें अपने खाने पीने पर ध्यान देने को कहा। तमाम चीज़ों पर गौर करने के बाद आखिर में डॉक्टर का कहना था कि आयुषी को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, वो इस बीमारी से जूझ रही हैं। तो देखिए, अब हम सभी को कभी न कभी थकान होती ही है, लेकिन आज हम इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम वो वाली थकान नहीं है जो हम दिन भर के काम के बाद महसूस करते हैं। ये थकान की एक अलग ही स्टेज होती है। ऐसे लोगों में मांसपेशियों में दर्द, वायरल इन्फेक्शंस और ध्यान संबंधी समस्याएं होने की भी संभावना अधिक होती है। तो सारी डिटेल में बातचीत करेंगे हम आज के हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू कुमार और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हर साल 12 मई को इंटरनेशनल क्रोनिक फटीग सिंड्रोम अवेयरनेस डे मनाया जाता है। हॉपकिंस मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक क्रोनिक फटीग सिंड्रोम बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करती है। महिलाओं को ये बीमारी होने का खतरा 4 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा ये बीमारी मिडिल एज लोगों को अपना शिकार बनाती है। हालांकि इसकी चपेट में किसी भी उम्र के महिला और पुरुष आ सकते हैं। ये बीमारी अचानक हो सकती है और इसके ठीक होने में लंबा वक्त तक लग सकता है। तो ये तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में एक बहुत ही बेसिक जानकारी है, लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत कर इसके डिटेल में जाएंगे, समझेंगे कि ये बीमारी एक्चुअली में किन किन लोगों को हो सकती है, कितनी खतरनाक होती है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे इससे आप बच सकते हैं। तो हमारी आज की एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुशीला कटारिया, जो कि मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की सीनियर डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुशीला कटारिया आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस बीमारी के बारे में ही जानना समझना चाहूँगी, क्योंकि एक जो मैंने एक बेसिक सी जानकारी दी कि इसमें ज़बरदस्त थकान होती है और कई तरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर इससे हम थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए लेमैन की भाषा में कि ये जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है वो एक्चुअल में क्या है और कैसे ट्रिगर होती है। तो जैसे आपने कहा कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, इसमें 3 एलिमेंट्स है। क्रोनिक मतलब कम से कम 6 महीने तक सिम्टम परसिस्ट रहे हैं। क्रोनिक मतलब होता है लंबा ड्यूरेशन का। फटीग कमजोरी और इसके साथ में दूसरे भी और सिम्टम्स होते हैं इसमें। और सिंड्रोम होता है कि कई सारे लक्षणों का समूह या कई सारी फाइंडिंग्स का समूह। तो हर थकावट को हम क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नहीं बोलते। जब एक अनयूजुअल थकावट बनी रहती है बहुत छोटी एक्टिविटी के करने के बाद, इतना थकावट कि इंसान अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या की चीजें नहीं कर सकता, ब्रश करना, नहाना धोना, ड्रेस करना, ऑफिस जा पाना। इसके साथ में इसमें नॉन स्पेसिफिक बॉडी पेन्स भी होते हैं, नींद का डिस्टर्बेंस भी होता है, साथ साथ मूड चेंजेस भी आ सकते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो सकता है। ये सिम्टम्स कम से कम जब 6 महीने तक परसिस्ट करें और उनका कोई और कारण ना मिले तो हम उसे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम लेबल करते हैं। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का कोई एक ऐसा टेस्ट नहीं होता, जैसे हम मलेरिया का टेस्ट करते हैं तो कहते हैं मलेरिया हो गया, या हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं तो हीमोग्लोबिन हो गया। तो ये इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है कि आपने और कारण, थकान के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एनीमिया है, थायराइड है, और कोई हार्मोन प्रॉब्लम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है अनकंट्रोल्ड। आपने जब ये सारे कारणों को रूल आउट कर दिया तब भी पेशेंट की अगर थकान बनी रहती है और ये सारे सिम्टम्स लगातार भी चलते रहते हैं तो हम उसको कहते हैं कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है। इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, ये कई कारणों से हो सकता है। इमोशनल फैक्टर्स भी हैं, कभी कभी बहुत वायरल इन्फेक्शन के बाद भी हो जाता है, जैसे कोविड-19 के बाद भी कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें लगातार सिम्टम्स चलते ही जा रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गए, तो उसमें हम पॉसिबिलिटी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की कहते हैं। लेकिन फिर भी वर्ड ऑफ कॉशन मैं ये कहूंगी कि इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। आपको सारे पॉसिबल कॉजेज को रूल आउट करना पड़ता है पहले, जिससे थकान या टायर्डनेस हो सकती है।
और इस बीमारी को क्या-क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं? मतलब किस वजह से होता है? और जैसे कि मैं पढ़ रही थी कि इस बीमारी से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती हैं वो महिलाएँ ही होती हैं पुरुषों के मुकाबले। तो वो भी ऐसा क्यों होता है कि इसमें महिलाएँ ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम काफी अंडर डायग्नोज्ड रहता है, लेकिन बहुत सारे 90% लोगों को डायग्नोज भी नहीं हो पाता है और ये महिलाओं में ज्यादा होता है। 50 से कम उम्र की महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, बट वो किसी को भी सकता है। बच्चे में भी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो सकता है, आदमियों में भी हो सकता है, पर ज्यादा इसकी जो प्रेवलेंस है, जो ज्यादा केसेस हैं, वो महिलाओं में ज्यादा होते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक कारण रिसर्च से नहीं पता चला है, लेकिन जैसे पहले सोचते थे कि आखिर क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता ही क्यों है? क्या ब्रेन में कोई हार्मोन की कमी है या कोई इन्फेक्शन है, जो क्रोनिक इन्फेक्शन है जो लगातार चलता जा रहा है? तो ये सारे बहुत सारे हाइपोथेसिस पे, कई बार कुछ कीटाणु, कुछ वायरस, कुछ प्रोटोजोआ से भी इसको जोड़ा गया। बट अगर मैं आपको बिल्कुल निचोड़ में एक बात बताऊं तो ये कह सकते हैं कि भाई साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हम नहीं जानते कि ये किस वजह से होता है, पर ऐसा पाया गया है कि अनड्यू साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेस इसको बढ़ा सकता है और रीसेंट वायरल इन्फेक्शन होने के बाद भी जो ऑलरेडी पीड़ित हैं लोग फटीग के, उनकी वर्सनिंग हो सकती है। अच्छा, किसी को अनड्यू फिजिकल एक्सरसाइज होगी, जैसे आप एक रोजमर्रा की जिंदगी कर रहे हैं, 9 से 5 का काम करते हैं, चुपचाप अपने घर आते हैं, लेकिन सडनली कुछ हलचल हुई लाइफ में, आपको कुछ भाग दौड़ के काम करना है या टारगेट्स मीट करने हैं, आपको किसी भी तरह का, जैसे जल्दबाजी में कोई काम करना है, या घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, उनके लिए कुकिंग करनी है, इसमें फिजिकल एक्सर्शन हो गई, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वो उसको एग्रीवेट कर देता है। और जिन्हें ये बीमारी होती है उनकी डे टू डे लाइफ जो है वो किस तरीके से प्रभावित होती है? तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में 3-4 कंपोनेंट हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फटीग, मतलब थकान होना। नॉर्मली भी इंसान काम करके, भाग के, दौड़ के, एक्सरसाइज करके थक जाता है, लेकिन वो रेस्ट करने के बाद आराम हो जाता है उसमें। लेकिन क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में रेस्ट के बाद भी कंप्लीट रिकवरी नहीं होती और या उनको बहुत लंबा समय लगता है रिकवर करने के लिए। तो एक तो ये है। दूसरा है स्लीप डिस्टर्बेंसेस, की रात को ठीक से नींद नहीं आना। फिर हाथों में, पैरों में, कमर में, मांसपेशियों में दर्द बने रहना, मन में उदासी सी रहना, कोई नया काम करने का मन नहीं करना। कभी कभी थकान इस लेवल की होती है कि इन लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने में भी तकलीफ होने लग जाती है। ऑफिस जाने वालों के एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है कि वो ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। डिप्रेशन थॉट्स आते रहते हैं। कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में इतना है कि उनको ब्रश करने में, नहाने धोने में, कपड़े पहनने में, खाना बनाने में, खाना खाने में भी परेशानी हो सकती है। ठीक है। और जैसे कि आपने खुद ही बताया कि अभी जिस हॉस्पिटल में आप हैं वहाँ पर ही कई केसेस ऐसे सामने आते हैं, तो जब आपके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उन्हें तो खैर पता नहीं होता कि उन्हें क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है। तो जब वो आपसे एक मेडिकल हेल्प लेते हैं तो आप जो डायग्नोसिस प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है इस बीमारी के लिए? तो पहले जब पेशेंट ऐसी इस तरह की परेशानी से आता है, हम एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम ये रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई इनको कोई ब्लड लॉस एक्स्ट्रा तो नहीं हुआ है, क्या इनको कोई इन्फेक्शन चल रहा है, बुखार तो नहीं है, वेट लॉस तो नहीं है, कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एड्रिनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डायबिटीज से संबंधित परेशानी तो नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम से। डिटेल्ड हिस्ट्री के बाद फिर हम एग्जामिन करते हैं, जो हमने पूछा उसको कंफर्म करते हैं पेशेंट को जांच की कि इसको एनीमिया तो नहीं है, वेट लॉस तो नहीं हो रहा, कोई लीवर तो नहीं बढ़ा हुआ, लिम्फ नोड्स तो नहीं बढ़ी हुई है। जब हम एक डिटेल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के बाद फिर हम कुछ इन्वेस्टिगेशन जो कॉमनली कारण है फटीग के, वो हम ऑर्डर करते हैं, जिसमें हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, आयरन का लेवल, थायराइड का टेस्ट, शुगर का लेवल, साथ साथ में कोई इन्फेक्शन के पैरामीटर्स तो नहीं है, आर्थराइटिस के पैरामीटर्स तो नहीं है, विटामिन B12, D3, कभी एक्सरे टेस्ट। तो उसको हम पेशेंट के हिसाब से टेलर मेड करते हैं, मतलब एक सबके लिए फिक्स्ड इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, पेशेंट की अवस्था देख के टेस्ट करते हैं। जब हमने ये टेस्ट देख लिए और ये रूल आउट कर लिया कि और कोई पॉसिबल कॉज नहीं है, तो फिर हम पेशेंट से उसकी मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। और जिस तरह का दर्द होता है इस बीमारी में, जिसका आपने भी जिक्र किया, तो फिर उस पेन को एलिविएट करने के लिए किस तरह के मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है? जी, तो इसमें हम 2 लेवल पे काम करते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में। एक तो होता है कि हम पेशेंट को नॉन फार्माकोलॉजिकल, बिना दवाई के जो चीजें की जा सकती हैं, जैसे अपना हाइड्रेशन अच्छा रखो, एक बैलेंस्ड डाइट रखो, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने का प्रयास करें, अपने जीवन को एक प्लान्ड वे में और एक रोस्टर बना के, जैसे शेड्यूल बना के कि इस टाइम ये करना है, जिससे
लास्ट मिनट चेंजेस या हबड़ा तबड़ी ना हो सके। और बहुत जो कॉम्प्लेक्स काम है हम उनको कहते हैं कि छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट लीजिए, कि आपको कहीं ए जगह से बी जाना, बी से सी जाना है तो ए जगह जाओ, रेस्ट करो, बी जाओ, सी जाओ, ऐसे उसको अपने कॉम्प्लेक्स काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे आपको सुबह नहाना भी है, ब्रश भी करना है, ड्रेस अप भी होना है, खाना भी बनाना है, तो उसको आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेके और वेल प्लान्ड में कर सकते हैं कि खाना बनाने के बाद थोड़ा रेस्ट, नहाने के बाद थोड़ा रेस्ट, इस तरह से कर सकते हैं। साथ में हम उनको योगा, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह की सलाह देते हैं। जब इससे बात नहीं बनती तो कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स, जिनको मूड स्टेबलाइजर्स बोलते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं जो पेन किलर का काम भी करते हैं, डोलॉक्सिसिन है, गाबापेंसिन है, ट्रिप्टोमर है, इस तरह की दवाई देते हैं। और रोजमर्रा के जो हल्के फुल्के दर्द हैं उनके लिए हम पैरासिटामोल वगैरह, या ज्यादा दर्द होता है तो पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री, उसके लिवर और किडनी टेस्ट चेक करने के बाद हम कभी कभी उनको नॉन इन्फ्लेमेटरी, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, एनसैड्स बोलते हैं उनको, तो वो भी यूज करते हैं। और जिन्हें डॉक्टर सुशीला अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो, जैसे डायबिटीज़ हो या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो या किडनी प्रॉब्लम हो, तो अगर उन्हें ये बीमारी हो जाए, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के वो शिकार हो जाएं, तो फिर ये कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है उनके लिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है तो ये उन लोगों को भी हो सकती है जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। फिर उसको डायग्नोज करना भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या वो बीमारी की वजह से हो रहे हैं या अलग से स्टैंड अलोन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो क्रोनिक मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड है, उसको वेल कंट्रोल रखें, शुगर को वेल कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को। जब आपने सारी चीजों को ऑप्टिमाइज कर दिया लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिला, तो फिर हम इस लेवल पे इसके साथ भी फिर एडजंक्टिव थेरेपीज, जो फिजिकल थेरेपी, डाइट थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, साथ में कभी कभी पेन किलर्स या मूड स्टेबलाइजर्स उसमें भी ऐड करते हैं। पर हाँ, जो पहले जो क्रोनिक मेडिकल इश्यूज हैं, मॉर्बिडिटी वाले जो इश्यूज हैं, पहले हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको बेस्ट कंट्रोल पे लाते हैं। और अब हमारे लिसनर्स के लिए आपका मैं एक एडवाइस चाहूँगी कि जिन्हें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हों, जो आपने सिम्टम्स पर गौर करने के लिए कहा, वो अगर उन्हें ये समस्याएं पेश आ रही हैं, तो अगर उन्हें बाद में पता भी चल जाता है कि उन्हें क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, तो फिर किस तरह की लाइफस्टाइल रेमेडीज़ जो है वो इस बीमारी से डील करने में थोड़ी बहुत मदद कर सकती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो नॉन ड्रग थेरेपीज हैं वो मोर देन 70-80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं। तो पहली चीज मैं पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अपना एक शेड्यूल रखो ताकि लास्ट मिनट चेंजेस कम हो। नींद अच्छी होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए ताकि टाइमली नींद आ जाए, सुबह आप फ्रेश उठ सकें, क्योंकि सीएफएस का एक इंपॉर्टेंट, नींद आती नहीं, उठते हैं तो सुबह फ्रेश नहीं फील होता। तो उसमें अगर अच्छा स्लीप हाइजीन रखेंगे कि शाम को आपने हल्का फुल्का वॉक किया, फिर उसके बाद नहा लिए, स्क्रीन टाइम कम रखा, म्यूजिक प्ले किया, टीवी, ये कमरे को थोड़ा डार्क किया, टेम्परेचर थोड़ा नीचे किया, तो उससे नींद आने की संभावनाएं अच्छी हो जाती हैं। दूसरा, बहुत एग्रेसिव आपको जिम एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की वॉक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फायदा करेंगी। तीसरा, इसमें बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन की आप ऑयली वो खा रहे हैं तो आपकी आंतों को ही इतना ब्लड चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो ना करके आप हल्का, जैसे फ्रूट्स ले लिए, आप हल्का खाना खाया, दाल, चपाती, वेज, नॉन वेज जो भी खाते हैं, लेकिन एक बैलेंस डाइट, इजी टू डाइजेस्ट लेना काफी फायदा करता है। जब भी कभी सैडनेस है तो वन शुड हैव बंच ऑफ फ्रेंड्स जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम ना हो, इसके लिए भी हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल रखना चाहिए, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रेस है लोगों को, फिजिकल भी, मेंटल भी, फिर स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो रहा है, फिर खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो ये सब इंसिडेंट्स बढ़ा सकते हैं आपके सिम्टम्स को एग्रीवेट करने के। तो ना हो इसलिए भी अच्छा लाइफस्टाइल रखें, होने पे भी अच्छा लाइफस्टाइल रखें ताकि सिम्टम्स को आप एलिवेट कर सकें। और एक बार अगर इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई डॉक्टर सुशीला, तो क्या ये एक तरीके से पूरा ट्रीटेबल है? एक बार अगर हो गया और आपने दवाइयाँ ले ली तो ये ख़त्म हो जाता है, या फिर ये परसिस्ट करता है बट मैनेजेबल हो जाता है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं? दोनों तरीके से। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कई बार एक्यूट कारण है कि ये सब ट्रिगर हुआ एक वायरल इन्फेक्शन के बाद, कोविड के बाद हुआ, तो वो 6 महीने, साल, 1.5 साल में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कई बार एक और वायरल इन्फेक्शन होता है, 3 बार वायरस, उसके बाद हुआ तो वो भी ठीक हो जाता है। कई बार मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी से, उसमें आपने 3-4 महीने की दवाई या साल भर, 2 साल दवाई दी, तो उसमें जब वो उसके ट्रिगर फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं तो बेटर हो जाता है। तो 50% पेशेंट तो इस कैटेगरी में है कि वो दवाई लेते हैं, वो बेटर हो जाते हैं, बट 50% पेशेंट्स में क्रोनिक रहता है एंड दे हैव टू prepare themselves for a long run actually.
और एक आखिरी सवाल डॉक्टर सुशीला कटारिया, जैसे कि मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो ऐसे मैंने पढ़ा लिखा कि कई तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो भी इस बीमारी को बहुत ट्रिगर करती हैं, तो वो कौन कौन से वायरल इन्फेक्शंस हैं? बिल्कुल सही है आपने, मैंने कहा ना जैसे इन्फेक्शंस में कोई भी वायरल इन्फेक्शन, इवन प्रोटोजोअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, तो इन्फ्लुएंजा है, कोरोना भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, फिर आपका स्टमक फ्लू भी कई बार मोस्टली वायरल इन्फेक्शन से होता है, फिर एक और यंग अडल्ट में इन्फेक्शन होता है जिसको आप एप्स्टीन बार वायरस या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस बोलते हैं। तो ये कॉमन वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनसे ये ट्रिगर होना ज्यादा पाया जाता है, बट अदरवाइज किसी और इन्फेक्शन से भी ऐसा हो सकता है। तो बीमारी अपने आप में जो होती है इनिशियल वो इतनी सीवियर ना भी हो, बट इट कैन ट्रिगर सिम्टम्स लाइक दिस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशीला कटारिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू डियर, धन्यवाद, बाय। तो डॉक्टर की बात सुनकर आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षण समझ आ गए होंगे, ये भी कि इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो अगर आपको कोई भी समस्या होती है जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए, ताकि सही समय पर बीमारी की पहचान हो सके और जल्द से जल्द उसका इलाज भी हो सके। तो आज के हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते मंगलवार को हेलो डॉक्टर के नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।